सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ऑर्डन के कोट के साथ। ऑर्डन कहते हैं 1000 हैज़ लिव्ड विदाउट लव, नॉट वन विदाउट वाटर। तो देखो सिंपल मतलब है इस कोट का कि जो पानी है उसकी हमारे जीवन के अंदर कितनी महत्वपूर्णता है, कितनी एसेंशियलिटी है कि जो लव है, अगर हमें प्यार ना मिले किसी का तो हम जो है सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन अगर पानी ना मिले तो हम कुछ दिन के बाद जो है सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। और यही कुछ मतलब है ऑर्डन के कोट का कि जो वाटर है वो हमारे फिजिकल सर्वाइवमेंट के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी पानी को जो है चाइना कंट्रोल कर रहा है, इसी पानी को जो है चाइना कंट्रोल कर रहा है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। यही कुछ मतलब है कोट का। आई होप समझ आ गया होगा कि जो पानी है उसकी वैल्यू क्या होती है ह्यूमंस की लाइफ के अंदर। और चाइना अब जो है, जो यारलुंग जांगपो है, जो रिवर है जिसे हम ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, उस पर डैम क्रिएट कर रहा है। और यही पानी, जिस ऑर्डन पानी की बात करते हैं, उसी पानी को वो वहाँ कंट्रोल कर रहा है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हमारा एडिटोरियल है। और इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आप प्रीवियस ईयर में पाएंगे कि जो हमारे CAPF के पेपर हुए हैं, जो ऐसे राइटिंग हुए स्पेशली, उसके अंदर इंडिया चाइना रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। कभी इकोनॉमिक डायमेंशन पूछता है, कभी उसके जो रिलेशंस है वो पूछता है, कभी रीजनल वाली चीज़ पूछ लेता है। तो ये जो डायमेंशन है इंडिया चाइना की इंपॉर्टेंट है। तो हम ऑलरेडी जो है डिफरेंट डायमेंशंस इंडिया चाइना की देख चुके हैं, इकोनॉमिक वाली भी देख चुके हैं, ट्रेड वॉर, टैरिफ, वो भी देख चुके हैं। आज हम ये फिजिकल वाली भी देख लेंगे। तो अगर ऐसे आ जाता है तो आप एक बहुत ही शानदार ऐसे लिखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने काफ़ी डायमेंशन जो है इंडिया चाइना की डिस्कस कर लिया। अब ज्योग्राफिकल डायमेंशन भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने उद्देश्य के साथ, अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना, ठीक है। चलो ज़्यादा देर ना करते हैं, अपना स्टार्टिंग करते हैं। देखो हो क्या रहा है अभी, आप सभी को पता है क्योंकि ये न्यूज़पेपर में ऑलरेडी आ चुका है कि जो चाइना है वो जारलुंग जांगबो, ठीक है, जारलुंग जामजो जो रिवर है उस पे जो है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना रहा है। बहुत बड़ा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना रहा है और वो तिब्बत में है, ठीक है। क्यों ये ये जांगपो रिवर पे जो चाइना डैम बना रहा है, क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो रिवर है जांगपो, ये इंडिया के अंदर जब एंटर करती है, ठीक है, किस रूट से एंटर करती है, वो जो ये वाला पास है इसका नाम बताओ। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि जब इंडिया के अंदर एंटर करती है तो एकदम जो है शार्प जो है यू कट बनाती है, ठीक है। इस यू कट का नाम क्या है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बच्चों, थोड़ा सा सर्च करा करो साथ साथ जब एडिटोरियल होता है तो भी, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है हमारी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। और स्पेसिफिकली बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट हमारे रीजन के लिए क्रूशियल है, क्योंकि वहाँ का एग्रीकल्चर हो गया, वहाँ की फिशिंग हो गई, ठीक है, और वहाँ की जो ड्रिंकिंग है, ये तीनों चीज़ जो है इस रिवर के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब मिलियंस ऑफ जो पीपल हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्पेशली, वो इस रिवर जो जांगपू है और ये जो हमारे इंडिया में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है, इसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो चाइना जो है इसके ऊपर अब डैम क्यों बना रहा है? क्यों भाई क्यों बना रहा है डैम? क्या रीज़न है? देखो चाइना, देखो हम सबको पता है कि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एनर्जी की नीड होती है। इंडिया जो है अपने मैक्सिमम जो एनर्जी है कहाँ से प्रोड्यूस करता है? थर्मल पावर से, ठीक है। तो चाइना जो है अपनी डिपेंडेंसी कोल के ऊपर है जो घटाना चाहता है, इसलिए जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को प्रोड्यूस करना चाहता है, स्विच कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इसके ये जो डैम बना रहा है अभी जांगपो रिवर के ऊपर, ये इसके 14 5 ईयर प्लान के अंदर भी आता है। और 2026 तक जो चाइना है उसका प्लान है कि कार्बन न्यूट्रल उसे बनना है। तो देखा जाए तो जो यहाँ पे रीज़न बता रखा है वो काफ़ी अच्छा रीज़न बता रखा है कि जो चाइना है एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहा है, क्लाइमेट चेंज से निपटना चाहता है, इसलिए जो है वो कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए ये डैम बना रहा है, ताकि यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि वो जो है ग्रीन एनर्जी में काउंट होगी ना, क्योंकि उसमें कोई जो है पॉल्यूशन नहीं हुआ। तो ठीक है, इसलिए जो है चाइना यहाँ पे डैम बनाना चाहता है। लेकिन अगर जो एडिटोरियल में ऑल्सो डिस्कस नहीं कर रखा है, लेकिन अगर इसको स्ट्रेटेजिकली अगर इसको यूज़ करे चाइना, ठीक है, अगर स्ट्रेटेजिकली यूज़ करे तो ये इंडिया के फेवर में कभी नहीं होगा। इसीलिए जो इंडिया है हमेशा डर रहा है, हमेशा जो है अफ्रेड रहता है चाइना अगर जो भी मूवमेंट करता है बॉर्डर एरियाज़ पे। लेट्स से आप सोच के देखिए कि जब मानसून का सीज़न हुआ, मानसून के सीज़न में जो है बारिश बहुत ज़्यादा आती है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के रीजन में। और आपको पता भी होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वहाँ पे बारिश आती है, ठीक है। उस रीजन का नाम भी चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो बच्चों। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो लेट्स से कि मानसून का सीज़न है, मानसून में बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, और बारिश आने के साथ साथ जो है हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आने लग जाती है। आपको याद होगा न्यूज़पेपर में आया था कि वो जो हमारा मानस नेशनल पार्क था, वहाँ पे एक फोटो आई थी द हिंदू के अंदर, मानस नेशनल पार्क में पूरा पानी पानी भर रखा था, और जो वन हॉर्न राइनो था वो एक टापू से पे बैठा हुआ था अकेला, ठीक है, चारों तरफ पानी था। तो ठीक है, हमारे यहाँ पे जब भी मानसून आता है तो फ्लड की जो प्रॉब्लम है
असम हो गया हमारा, ये सारे जो रीजन्स हैं यहाँ पे फ्लडिंग की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, स्पेशली मानसून के सीजन पे। लेट्स से कि चाइना है उसने डैम बना लिया, डैम बनाने के बाद पानी तो वहाँ पे इकट्ठा हो गई होगा, ठीक है। अब इंडिया के अंदर लेट्स से मानसून आया है, मानसून आने के बाद ऑलरेडी हम जो है सफ़र कर रहे हैं फ्लडिंग की प्रॉब्लम से। उसने क्या करा, अपना डैम भी खोल दिया, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे जो है एनवायरमेंटल डिजास्टर आ जाएगा इस डैम की वजह से, ठीक है। इसलिए हम क्या है अफ्रेड कर रहे हैं। सेकंड रीजन क्या है कि लेट्स से कि गर्मियों का सीजन है, पानी की थोड़ी कमी हो जाती है, ठीक है। अब उस टाइम पे वो जो है डैम को खोले ना, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे तो वाटर स्कार्सिटी आ जाएगी। वो टाइम तो हमारा पीक टाइम है जिसमें हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में इनस्टेबिलिटी आ सकती है, देखने की बात ये है, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से इंडिया हमेशा वरीड करता है, ठीक है। रीजन बता रखा है कि भाई जो चाइना है कार्बन न्यूट्रल बनना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहता है। तो यहाँ पे एग्जांपल में मैंने यही चीज़ जो अभी डिस्कस करी यही बता रखा है कि हमारा जैसा टेहरी डैम का जो प्रोजेक्ट है सिमिलर वैसा है, लेकिन यहाँ पे जो है कंसर्न यही है कि भाई वो जो उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको रिड्यूस कर सकता है उस फ्लो को, तो इंडिया के फेवर में नहीं है ये सारी चीज़। इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इम्प्लीकेशंस देखो जैसे हमने अभी देखा था वही सारे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। और देख लेते हैं थोड़ा, देखो यहाँ पे बता रखा है कि तिब्बत से बहुत सारी रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, ठीक है। स्पेशली वो जो मानसरोवर वाला जो है एरिया है वहाँ से, ठीक है। तो जो तिब्बत है वहाँ से जो है बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट होती है, और इंडिया जो है 1/3 जो अपनी वाटर सप्लाई के लिए, वाटर नीड के लिए उन रिवर्स पे डिपेंड है। हमारा एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, हमारी वाटर अवेलेबिलिटी होगी वो किस पे डिपेंड करती है, इन रिवर्स के ऊपर, ठीक है। पेरेनियल रिवर्स है ये, जो है पूरे 12 महीने ये चलती रहती है। तो यहाँ पे एक ज्योग्राफी का और क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पेरेनियल रिवर हो गई और जो हो गई हमारी जो सीजनल रिवर होती है, तो कौन से एरिया के अंदर इंडिया में पेरेनियल होती है, किसमें जो है वो सीजनल रिवर होती है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना। पेरेनियल होती है हमारी जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है, और जो सीजनल होती है जो हमारी जो डेक्कन वाली जो रिवर्स हैं, क्योंकि जब भी मानसून आता है तो उस टाइम पे यहाँ पे वाटर आता है, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ी सी स्कार्सिटी रहती है, ठीक है। तो ये भी हमारे एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और यही चीज़ यहाँ पे बता रखा है कि ये जो रिवर्स है तिब्बत में जो बह रही हैं ये हमारे एग्रीकल्चर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ये मतलब एक चीज़ तो हो गई इम्प्लीकेशन, हमारा वाटर सप्लाई थ्रेट में आ जाएगा अगर ये जांगपो पे अगर डैम बन गया तो, ठीक है। ऑलरेडी 1-2 डैम बन भी चुका है, इंडिया भी बना रहा है, ठीक है। एनवायरमेंटल रिस्क क्या हो सकता है, देखो एनवायरमेंटल रिस्क हमने अभी तो फ्लडिंग वाला तो देखा ही। एक और चीज़ है, एक और चीज़ क्या कि यहाँ पे जो है ये जो एरिया है वो सिस्मिक रीजन में आता है, ठीक है। आपको पता है टेक्टोनिक प्लेट वाली थ्योरी खिसक रहा है, ठीक है। अभी न्यूज़पेपर के अंदर भी आया था क्या कि जो हिमालय है उसकी हाइट बढ़ी है, पॉइंट करके कुछ उसकी हाइट अभी बढ़ी है। तो ये जो है बहुत हाई सिस्मिक एरिया इसके अंदर आता है। जब भी जो है हमारी प्लेट्स जो है यूरेशियन प्लेट से टकराती है हमारी इंडियन प्लेट, तो यहाँ पे जो है कंपन पैदा होती है, उसकी वजह से क्या होता है भूकंप आता है, ठीक है। और अभी आपको पता है उत्तराखंड के अंदर 2021 में वो तपोवन वाला इंसिडेंट हुआ था, तो वैसे टाइप के जो है अभी, और यहाँ पे तिब्बत के अंदर भी अभी जो है जस्ट थोड़े से टाइम पहले ही, शायद जनवरी की ही बात है, हाँ जनवरी लिख रखा है यहाँ पे, तो जनवरी के अंदर ही तिब्बत में 120 लोग मारे गए थे भूकंप की वजह से। सोच के देखोगे जरा, डैम बन गया वहाँ पे, अब वहाँ पे भूकंप आ गया, तो वो जो है तपोवन वाला जो सीन हुआ था हमारे साथ वैसा कुछ वहाँ पे हो सकता है। एनवायरमेंटल डिजास्टर क्रिएट हो सकता है, स्पेशली जो राइपेरियन स्टेट्स है। राइपेरियन स्टेट्स किसे कहते हैं बच्चों, जैसे ऊपर वाले जो स्टेट हो गए, यहाँ रिवर ओरिजिनेट हो गई, ये चाइना हो गया जैसे इंडिया में आई, नीचे वाले इंडिया हो गया, यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, नीचे वाले स्टेट को हम क्या कहते हैं राइपेरियन स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइपेरियन स्टेट्स हैं उनके लिए खतरा क्रिएट हो सकता है, फ्लड हो गया, डिजास्टर हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये यहाँ पे पता है, मतलब वाटर सप्लाई, एनवायरमेंटल रिस्क हो गया, और हमारा जो स्ट्रैटेजिकली उसको यूज़ कर सकता है वो वाला 3 रिस्क हमने देख लिए जो यहाँ पे हो सकता है इस डैम के क्रिएट होने की वजह से, ठीक है। लीगल एंगल देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो इंटरनेशनल वाटर लॉज भी है, ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे वाटर लॉज नहीं है। हमारा यूनाइटेड नेशन का वाटर कोर्स कन्वेंशन है 1997, ठीक है। हमारा यूएन का वाटर कोर्सेज कन्वेंशन है 1997, थोड़ा सा याद रखना इसको, 1997 का यूएन WC वाटर कोर्स कन्वेंशन। इसके अंदर बेसिकली यही है कि जो कंट्रीज होती है जो रिवर का वाटर होता है उसको फेयरली जो है शेयर करेगी। बस अफसोस की बात यह है कि ना तो इंडिया ना तो चाइना, दोनों ने ही ये जो ट्रिटी है इसका पार्ट नहीं है, तो इसको मानेगा कौन, ये चीज़ यहाँ पे आती है, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट इंडिया के है, ऐसा नहीं है कि हमने जो है आपस में जो है तालमेल करके एग्रीमेंट्स को साइन नहीं कर रखा है, हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रखा है कि जो वाटर का, जो रिवर का डेटा होता है, वाटर का डेटा कि लेट से कितना जो है इस बार फ्लो जा रहा है, कितना आ रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं
वो हम शेयर करते रहेंगे। लेकिन ये जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये एक्सपायर हो चुका है और इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है काफ़ी टेंस रहते हैं, तो ये रिन्यू नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो इसके बिना जो है वो जो थ्रेट होता है फ्लड वाला हो गया, स्कार्सिटी वाला हो गया, ये थोड़ा बढ़ सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है और ये चीज़ इसका एक सॉल्यूशन भी हो सकता है कि जो है डिप्लोमेटिक लेवल पे हम एंगेज करें और ये दोबारा से जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारा साइन हुआ था इसको हम रिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे रिलेशन आप सभी को पता है बॉर्डर्स पे स्टैंड ऑफ वगैरह हमारा होता रहता है, ऑल्सो जो है वो भी धीरे धीरे डिसमेंटल हो रहा है, लेकिन फिर भी ये इशू हमेशा हमेशा रहता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने थोड़ी सी देखी क्या लीगली जो है डायमेंशन इसका। अब ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये जो जांगपुर रिवर पे डैम बना रहा है, ये जो प्रॉब्लम है इंडिया स्पेसिफिक तो है नहीं कि जो डैम बनेगा सिर्फ इंडिया को प्रॉब्लम होगी, नीचे बांग्लादेश है उसको भी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे रीजनल और एनवायरमेंटल कंसर्न भी थोड़ा देख लेते हैं। देखो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, देखो डैम का हमेशा एक जो है एनवायरमेंटल, कभी भी डैम के ऊपर कुछ भी आ जाए, ठीक है, एक चीज़ ज़रूर लिखना क्या कि डैम की वजह से जो है इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब होता है, जो रिवर का नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है। कैसे, लेट्स से यहाँ से रिवर आ रही है, ठीक है, रिवर आने के बाद ये जो पूरा है, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे पानी जमा हो गया, लेकिन कभी तो यहाँ पे फॉरेस्ट होगा, ठीक है, कभी तो फॉरेस्ट होगा। याद करो वो जो नर्मदा वाला जो नर्मदा डैम वाला जो चल रहा था, प्रोटेस्ट होता रहता है, एनवायरमेंटलिस्ट जो है प्रोटेस्ट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कभी ट्राइब रह रही होगी, वो ट्राइब जो है वो सबमर्ज हो जाएगी, तो उसको माइग्रेट करना पड़ेगा, उनका कल्चर डिस्टर्ब होगा, यहाँ पे फॉरेस्ट होंगे, वो डिफॉरेस्टेशन होगा, ये सारी चीज़ें जो होगी वो डैम के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है। कभी भी डैम पे आए तो ये ज़रूर लिखना है, और कभी कभी आ भी जाता है क्योंकि ये तो चल ही रहा है चाइना वाला इशू। तो ये जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है ये तो होगा ही होगा, प्लस जो रिवर आ रही है अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही है, ठीक है, अपने साथ मिट्टी लेके आ रही है। जो मिट्टी है वो उपजाऊ होती है, क्योंकि हमने शायद कल या परसों भी डिस्कस करा था कि बिहार में कोसी रिवर में जब भी बाढ़ आती है तो क्या होता है, उसकी वजह से खेती अच्छी होती है। अब लेट्स से ये जो रिवर है अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही है, लेकिन जो डैम है भले ही इससे जो है आप जो है बिजली क्रिएट कर रहे हो इस डैम से, लेकिन ये जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही है वो यहाँ पे जमा हो जाते हैं, वो यहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो रिवर जब यहाँ से पानी निकलता है वो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, लेकिन उसके अंदर वो सेडिमेंट्स नहीं होते। तो सेडिमेंट्स नहीं होते तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो वहाँ से कम हो जाता है, उसकी उपजाऊनेस कम हो जाती है। ये एक यहाँ पे इशू बता रखा है, और प्लस उसका रिवर का जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में आती है जो इस डैम को बनाने से भी होंगी, ठीक है। किसी भी डैम को बनाओगे, चाहे वो टिहरी डैम बनाओ, चाहे वो भागड़ा नांगल बनाओ, चाहे वो ये वाला जांगपुर रिवर वाला बनाओ, ये जो प्रॉब्लम अभी मैंने डिस्कस करी ये होगी ही होगी हर जगह पे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो प्रॉब्लम है इंडिया स्पेसिफिक तो है नहीं, नीचे बांग्लादेश भी आता है, उसको भी डिस्टर्बेंस होगा इन सब चीज़ों से। लेकिन बांग्लादेश क्यों नहीं बोल रहा, अभी सोचने की बात है भाई, बांग्लादेश को भी बोलना चाहिए। क्यों इंडिया हमेशा आवाज़ उठाता है, बांग्लादेश चुप रहता है। देखो बांग्लादेश के अंदर कंडीशन आप सभी को पता है क्या चल रही है, डिस्टर्बेंस चल रहा है, और बांग्लादेशी जो वो टेररिस्ट है अभी हमारे इंडिया में भी देखने को मिले, वो भी अभी देखेंगे न्यूज़ के अंदर। तो देखो बांग्लादेश में पहले जब जो थी शेख हसीना वाली जो गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे तो वो इंडिया के फेवर में थी, इंडिया से अलाइन थी बेसिकली गवर्नमेंट। लेकिन अब जो गवर्नमेंट चल रही है वो इंडिया से अलाइन नहीं है, वो उसका जो झुकाव है ज़्यादा किसकी तरफ है, चाइना की तरफ है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि चाइना डैम बना रहा है तो चाइना की तरफ उसका झुकाव है, वहाँ से फंडिंग वगैरह जो भी आ रही होगी उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट में बोल नहीं रहा है, इंडिया के साथ वो आ नहीं रहा है। इसलिए जो है यहाँ पे बांग्लादेश जो है इम्पैक्ट होते हुए भी अपनी आवाज़ को नहीं उठा रहा है। यही चीज़ इस एडिटोरियल में यहाँ पे डिस्कस कर रखी है, ठीक है। तो करने की क्या ज़रूरत है, देखो करने की सिंपल ज़रूरत है, ये इंडिया स्पेसिफिक जो है प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। जितने भी रीजन्स आते हैं, स्पेशली जो साउथ एशिया के अंदर रीजन्स आते हैं, सबको इससे जो है इफेक्ट होगा, क्योंकि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इवन पाकिस्तान हो गया, क्योंकि हमारी जो वो वाली रिवर है, इधर वाली जो रिवर है उसका नाम क्या है, नाम एकदम से दिमाग से निकल जाता है मेरे, ये वाली जो 5 रिवर में डिवाइड हो जाती है, इंडस रिवर, ठीक है। जो इंडस रिवर है, ठीक है, वो भी तो तिब्बत से ही आती है, वो भी तो ऊपर की साइड से ही आती है, चाइना से ही आती है। तो यहाँ पे जो है ये रीजनल इशू है, तो रीजनल इशू के लिए रीजनल कॉपरेशन लेके आने की ज़रूरत है, क्योंकि वाटर तो हम सारे लोग शेयर करते हैं, ठीक है। इंडिया अकेले कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, एक अलाइंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो अलाइंस है इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है हमारा जो साउथ एशिया है सबसे ज़्यादा डिसइंटीग्रेटेड रीजन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे रीजनल जो एसोसिएशन है सार्क, वो भी इतना इफेक्टिव नहीं है। वो भी जो है लास्ट टाइम पता नहीं कभी उसकी मीटिंग हुई थी, हमने देखा भी था उसके बारे में,
तो ये जो अलायंस है ये क्रिएट करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे हमारे रीजन के अंदर ही एक तो इंस्टेबिलिटी है, कनेक्टेडनेस नहीं है, इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलते हैं इस अलायंस को क्रिएट करने के लिए। तो यही सारी चीज़ें जो है एडिटोरियल में बता रखी है, और यहाँ पे बता रखा है इंडिया जो है, इंडिया को पता है कि इसके क्या क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो इंडिया जो है अपना एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म को यूज़ करके अपना बायलैटरली जो है चाइना से जो है नेगोशिएट कर रहा है ऑफिशियली डिप्लोमेटिक लेवल पे। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रखी थी। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इंडिया चाइना तो हमेशा हमारा जो है इंटरेस्टिंग और फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी सीएपीएफ के लिए भी और हमारी डिस्कशन के लिए भी। तो बच्चों आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो पेपर 2 के लिए आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, इसको ज़रूर लिखो। इसको लिखने के अंदर एक चीज़ ज़रूर करना कि इंडिया चाइना से रिलेटेड जो हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं इशू, ठीक है, वो सारी चीज़ यहाँ पे लिखना। ऑल तो इसके अंदर जो है वाटर डिस्प्यूट के बारे में बता रखा है, लेकिन एक राय मैं आपको हमेशा दूंगा कि जब भी कोई टॉपिक स्पेसिफिक दे रखा हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे इंडिया चाइना वाटर डिस्प्यूट दे रखा है, तो वाटर डिस्प्यूट तो डेफिनेटली जो है मैक्सिमम टाइम 80% पेपर में वाटर डिस्प्यूट तो डिस्कस करना ही करना है, लेकिन 20% के अंदर जो अदर इश्यूज हैं जो चाइना के साथ हमारे चल रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो, चाहे बॉर्डर स्टैंड ऑफ हो, वो भी हमने डिस्कस करने होते हैं। बीच बीच में उनका भी जिक्र करना होता है, जैसे मैंने एडिटोरियल डिस्कशन में करा, ठीक है। इससे क्या होगा, डाइवर्सिफाई होगा आपका। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर देखेगा कि यार सिर्फ इसने पानी पानी की बात करी है, बाकी तो सारी चीज़ कुछ बोली ही नहीं है। तो वो भी चीज़ हमें करनी है, तो ये चीज़ आप करो, ठीक है। इसको लिखो और अपना जो है डिस्कशन ग्रुप उसमें शेयर करो। जिसको नहीं पता डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का जो लिंक है, जैसे ये लर्निंग सीएपीएफ है, टेलीग्राम का जो लिंक है उसमें जाके आप जो है डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या है, प्रेसिडेंट रूल। देखो प्रेसिडेंट रूल ऑल तो शायद हमने डिस्कस अभी तक नहीं किया है। हमने गवर्नर प्रेसिडेंट की वो डिस्क्रिशनरी पावर वाला ऐसा कुछ डिस्कस करा था। हाई कोर्ट वगैरह सब डिस्कस कर चुके हैं हम, हाई कोर्ट के जजेस, एडहॉक जजेस सब डिस्कस कर चुके हैं। जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है, आज के न्यूज़पेपर में स्पेशली एडहॉक वो जजेस की रिक्रूटमेंट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो रिपीट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल हमने अब तक डिस्कस नहीं करा, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंटरेस्टिंग भी है, इसको डिस्कस करते हैं। देखो मणिपुर काफ़ी टाइम से डिस्टर्बेंस चल रहा है वहाँ पे, और जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं ऑलरेडी बोलते रहते थे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए, अभी तक लगाया नहीं। लेकिन फाइनली अब जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है लग चुका है, ठीक है। फाइनली वहाँ पे अब जो है प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे अब लग गया है तो पक्का यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। और इसके अंदर जो आपके लक्ष्मीकांत में दे रखा है, इस आज का जो हमारा डिस्कशन है इसमें लक्ष्मीकांत से 1 पॉइंट ज़्यादा दे रखा है, जो लक्ष्मीकांत में भी आपको नहीं मिलेगा ढूंढने पे, ठीक है। तो अच्छे से देखना। देखो द्रौपदी मुर्मू जी है हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने आर्टिकल 356, ठीक है, 356 जो है उसके अंदर जो है प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है, प्रोक्लेमेशन कर दिया, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिपोर्टर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पहले ही मैं पूछ लूँ आपसे कि सिर्फ गवर्नर बोलेगा तभी लगा सकती है क्या हमारी प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट रूल, या फिर गवर्नर नहीं बोलेगा तो भी लगा सकती है? सॉरी, तो आंसर यही है कि जो प्रेसिडेंट है गवर्नर बोलेगा तो भी लगा सकते हैं, गवर्नर नहीं बोलेगा तो भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेसिडेंट के ऊपर मतलब प्रेसिडेंट हमने देखा था, प्रेसिडेंट को कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, मतलब काउंसिल ऑफ जो है मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बोल रहा मैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल रहा हूँ, उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को वो उसको करना पड़ेगा। तो ये जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नर या विदाउट गवर्नर लग सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अब ये देखो ये न्यूज़पेपर के अंदर आया था, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है इस न्यूज़पेपर की हेडिंग से ही, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। देखो मणिपुर जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है, अभी उसमें क्या चल रहा है, सस्पेंडेड एनिमेशन चल रहा है। ये क्या चीज़ होती है इसको देखेंगे, हमारा सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है। लेकिन वो जो है असेंबली डिसॉल्व नहीं हुई है, तो मतलब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जब भी प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो क्या होगा कि जो असेंबली है वो डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है, सस्पेंड हो सकते हैं, डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा। और गवर्नर जो हमारे भल्ला जी हैं जो मणिपुर के हैं, वो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी जो डिसीजन है वो सारे देख रहे हैं। अब ये जो है हमारा 56 के अंदर लगा तो दिया, 356 के अंदर इसका जो थर्ड है वो कहता है कि ये जो प्रोक्लेमेशन है जो हमारे प्रेसिडेंट ने किया है बेस्ड ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस, ठीक है, उसको अप्रूव भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना अप्रूवल के चल जाएगा। अप्रूव कौन करेगा, हमारी पार्लियामेंट करेगी, दोनों हाउस। कब तक करेगी, 2 महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। ये न्यूज़पेपर के अंदर दे रखा था, अभी इसको डिटेल वाइज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
अब देखो प्रेसिडेंट रूल हमने ऑलरेडी देख लिया, प्रेसिडेंट रूल है 356 के अंदर लगता है, बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है बच्चों, यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं लिखा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा हुआ है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। एक वर्डिंग चेंज होते ही जो है एक नंबर गया, ठीक है, 2 नंबर का है वैसे तो, लेकिन गया वो नंबर। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है प्रेसिडेंट रूल का, देखो जो हमारे प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 355 के अंदर और जो आर्टिकल 365 है, मतलब कि एक तो जो है वो उसी के अंदर दे रखा है और एक जो है बाहर वाला 355 365, ठीक है, दोनों ही अलग अलग है। 355 365 के अंदर 55 के अंदर क्या दे रखा है कि जो स्टेट है, स्टेट अगर थ्रेट फेस करता है, एक्सटर्नल हो गया चाहे वो इंटरनल हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल थ्रेट हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, या वो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, तो जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, या फिर वो जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है काम ना करे तो लग सकता है, ठीक है, ये कंडीशन हो गई हमें। और यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, अगर स्टेट कंप्लाई ना करे तो यहाँ पे डायरेक्शन का, सेंटर के डायरेक्शन को अगर स्टेट जो है कंप्लाई ना करे, सेंटर के कौन से डायरेक्शन को, सेंटर के लॉफुल डायरेक्शन को, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन को अगर अप्लाई ना करे तो भी यहाँ पे क्या लग सकता है, हमारा जो है प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ये हो गया हमारा। इसके बाद और भी कंडीशंस है। एक तो कंडीशन वो हमने देख ही ली कि जो स्टेट है कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग काम ना करे, या फिर जो चीफ मिनिस्टर है, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, वो अनेबल टू इलेक्ट अ लीडर एज अ चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर ही डिसाइड ना हो कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ब्रेक डाउन हो गया, अगर कॉलिजन मतलब गठबंधन वाली सरकार है और वहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। अगर उनके पास नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। इलेक्शन पोस्टपोन हो गया, उसमें उसके डिजास्टर वगैरह कुछ हो चल रहा है तो भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। मतलब काफ़ी सारी कंडीशन है वो बता रखी है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वाली थी वो तो हमने ये 2 देख ली, ठीक है, बाकी ये वाली कंडीशन है, इसमें भी जो है सॉरी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, ठीक है, लेकिन सेटिस्फाई होना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ये जो सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट की, ये उसकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये है सेटिस्फेक्शन किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ना कि कैबिनेट मिनिस्टर की। थोड़ा सा ये याद रखना। कैसे लगेगा, कौन लगाएगा, देखो प्रेसिडेंट ने लगा दिया, प्रोक्लेमेशन हो गया जैसे अभी, अब जो है पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। लेट्स से कि जो पार्लियामेंट अप्रूव करेगा 2 महीने के अंदर अंदर, लोकसभा जो है अभी है ही नहीं, हाउस में ही नहीं है, क्योंकि लोकसभा तो अस्थायी सदन है ना, लोकसभा तो टेम्परेरी हाउस है, ठीक है, हर 5 साल में इलेक्शन होना पड़ता है। तो यहाँ पे लोकसभा अगर नहीं है तो क्या होगा, लोकसभा या सेशन में नहीं है या डिसॉल्व हो गया तो 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही लेट्स से लोकसभा दोबारा आ गया, ठीक है, सेशन में नहीं है तो दोबारा सेशन हो गया, तो 30 दिन के अंदर अंदर जो है उसको करना पड़ेगा। और एक बार अगर पास हो गया तो 6 महीने तक चलेगा जो है प्रेसिडेंट रूल। ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट रूल लग गया और वो सालों साल चलता रहेगा, 6 महीने तक चलेगा, हर 6 महीने में ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी और 3 साल तक कर सकते हैं। ये जो है 44th अमेंडमेंट के अंदर आया था, ठीक है, किस में आया था, 44th अमेंडमेंट के अंदर आया था। अब मेरे एक आंसर का जवाब दो, ठीक है, चलो यहाँ पे वैसे तो मैंने लिख ही रखा है, स्पेशल मेजॉरिटी से जो है उसको अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रेसिडेंट ने जो है वो लगा दिया, प्रोक्लेमेशन लगा दिया, अब जो है जो पार्लियामेंट जो उसको पास करेगा, अप्रूव करेगा, उसको स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव करेगा 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। ये हो गया। अब ये मैंने जो पूछा था आपसे, क्या सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है, जो हमारे न्यूज़पेपर के अंदर वर्ड दे रखा था, सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है, टेम्परेरी ब्रेकडाउन होता है। जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है ना गवर्नमेंट की, वो टेम्परेरी जो है आस्थगित हो गई, सस्पेंड हो गया एनिमेशन, उसे कहते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। उसके अंदर होता क्या है, क्या उसके अंदर जो हमारे एमएलएज हैं वो मेंबर नहीं रहते, या जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो मिनिस्टर्स नहीं रहते, सब कुछ जो है खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो हमारी असेंबलीज हैं वो लॉ मेकिंग पावर खो देती है, जो क्योंकि लॉ तो सिर्फ असेंबली बनाती है ना, किसी किसी को लगता होगा गवर्नमेंट लॉ बनाती है, तो बच्चों ध्यान में रखो, गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती, लॉ बनाता है हमारा पार्लियामेंट, लॉ बनाते हैं हमारे असेंबलीज, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, जो गवर्नमेंट है वो एग्जीक्यूटिव है, वो एग्जीक्यूट करती है लॉ को, लेजिस्लेचर्स बनाते हैं इसको लॉ को, ठीक है। तो यही है जो वहाँ की असेंबली है जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग रखा है, जहाँ पे सस्पेंडेड एनिमेशन लग रखा है, वहाँ की जो असेंबली है लॉ नहीं बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी उनका लॉ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। बाकी एमएलएज हो गए, वहाँ के मिनिस्टर हो गए, सीएम हो गए, वो वैसे के वैसे रहते हैं, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता प्रेसिडेंट रूल के अंदर, ठीक है। अब तो वहाँ पे हमारे मणिपुर के अंदर तो सीएम ने रिजाइन दे ही दिया है। तो ये सारी चीज़ें आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रेसिडेंट रूल वाला इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में डाल लेना, ठीक है, क्वेश्चन आएगा पक्का। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसको बच्चों आंसर करो। देखो
कई बच्चे सोचते हैं कि इसके साथ प्रीवियस ईयर का भी एक दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। देखो मैंने बोला प्रीवियस ईयर जो है गाइडिंग लाइट है, ठीक है, गाइडिंग लाइट है, लेकिन ऐसा कोई पेपर नहीं आया आपका कि जो लेट से कि आप 2024 के अंदर जो पेपर आया था सेम उसको पढ़ के चले जाओ और 2025 का क्लियर कर लोगे। इम्पॉसिबल है। अगर कोई कर सकता है तो नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी पेपर मिला लो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि सेम का सेम रिपीट ही हो गया हो या सेम का सेम टॉपिक भी रिपीट हो गया हो। टॉपिक रिपीट हो जाता है लेकिन क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता। तो हमारा फोकस क्या करना है कि जो करंट में है उससे हमें गाइडेंस लेनी है, उसको रटना नहीं है, गाइडेंस लेनी है। गाइडेंस कैसे लेंगे कि भाई वो टॉपिक आया क्यों न्यूज़ में, क्या चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो उन्हीं सब चीज़ों से गाइडेंस लेके तो जो है हम अपना डेली डिस्पैच बनाते हैं, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे लाने में लेंथ बढ़ जाती है इसकी काफ़ी ज़्यादा ना, तो इसीलिए नहीं ले पाते आते। एक दो बच्चे ने क्वेश्चन करके मैसेज करके बोला था सर प्रीवियस ईयर भी इसमें इंक्लूड करा करो। तो देखो प्रीवियस ईयर जो है वो हम कभी कभी इंक्लूड कर लेते हैं, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, थोड़ा टाइम लग जाता है एक्स्ट्रा, और ये डेली जल्दी लाना होता है क्योंकि करंट न्यूज़पेपर से रहता है, ऐसा नहीं कि कल की न्यूज़ से जो है हम बना रहे हैं इसको, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उस चीज़ के लिए कभी कभी जो है मिल जाते हैं क्वेश्चन रख देते हैं, नहीं मिलते तो जो अभी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि हमें अगले साल की तैयारी करनी है, जो पिछला साल गया उसकी तैयारी नहीं करनी, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है एज अ गाइडिंग लाइट, ठीक है। गाइडिंग लाइट मतलब उससे सीखना है हमें कि कैसे क्वेश्चन टाइप के पूछ रखे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमें अपनी डायरेक्शन तय करनी है। ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम जो है क्वेश्चन पीआईबी से पूछ रखा है और उस न्यूज़ को जो क्वेश्चन पूछा था उस पीआईबी की न्यूज़ को हम रटने बैठ रहे हैं, ये क्या, ये तुक नहीं बनता। क्योंकि जो करंट में है उसको हमें ध्यान देना है कि जो करंट में है पीआईबी में उस पर हमें ध्यान देना है। लेट से जो पीआईबी है वो द हिंदू के अंदर आई जाता है, वो मोरलेस मैं आपको दिखाता ही हूँ, तो वो सारी चीज़ें हम जो है डिस्कस कर ही लेते हैं, तो डरने की बात नहीं, ये सारी चीज़ जो है सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको बच्चों आंसर करो कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हमारा फ्री मूवमेंट रेजिम, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। म्यांमार के साथ ऑल्थो ये जो है थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर रखा है, शायद जो इंडिया म्यांमार का इशू जब डिस्कस करा होगा तब इसको डिस्कस करा होगा। देखो जो फ्री मूवमेंट रीजन है वो क्या है हमारा, जो म्यांमार के अंदर है। देखो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मणिपुर में एक मेरा फ्रेंड रहता था, उसकी शादी में गया था, तो वहाँ पे एक मोरे जगह है, ठीक है। मोरे यहाँ पे लेट से ये जो मणिपुर दिख रहा है आपको मैप, यहाँ पे वो मोरे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे, यहाँ पे मोरे गए, मोरे बस से चले गए मोरे, वहाँ पे जाके 10 रुपये की पर्ची कटवाई और 10 रुपये की पर्ची कटवाने के बाद म्यांमार में घूमे अच्छे से, ठीक है। तो ना तो कोई वीज़ा लगा ना कोई पासपोर्ट लगा, 10 रुपये में हम पूरा म्यांमार घूम के आ गए उस 10 रुपये के वीज़ा के ऊपर, 10 रुपये की पर्ची के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, यही है फ्री मूवमेंट रिजिम। समझ आ गया, बोलने का मतलब ये था। अब वो जो पर्ची है, वो पर्ची की जो वैलिडिटी है वो 10 किलोमीटर तक की है, मतलब वो जो पर्ची तुम कटवाओगे 10 किलोमीटर से आगे जा नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, यही हमारा फ्री मूवमेंट रिजिम, विदाउट वीज़ा विदाउट पासपोर्ट, 10 रुपये की पर्ची कटवाओ और 10 किलोमीटर तक जाओ, ठीक है। याद रखना इसको, ठीक है, याद रखने के लिए समझा रहा हूँ तुम्हें। उसके बाद ये इनिशियली जो था ऐसा नहीं था 10 रुपये की पर्ची और 10 किलोमीटर, पहले ये 40 था, 40 के बाद 16 कर दिया, 16 के बाद अब 10 कर दिया। जैसे जैसे टेंशन बढ़ती जा रही है वैसे जैसे डिस्टेंस कम कर दिया जा रहा है, 10 से अब 5 भी हो जाएगा, 5 से 1 भी हो जाएगा, और फिर जो है बॉर्डर से ही बस देखो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, 10 रुपये की पर्ची और 10 किलोमीटर, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि पर्ची से चलेगा नहीं, पर्ची जाली बनवा ले आता हो तुम, तो क्यूआर कोड आने लग रहा है कि जो है क्यूआर कोड से स्कैन करो और फिर तुम्हारी सारी डिटेल वगैरह सारी आ जाएगी वहाँ पे। तो अब क्यूआर कोड के बेस पे जो है अब तुम्हें एंट्री देंगे, 10 किलोमीटर जा सकते हो। असम राइफल है जो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। असम राइफल का एक अलग ही जो है हमने डिस्कस भी करा था। फोर्सेस के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने एक जो डेली डिस्पैच के अंदर कि कितने भी फोर्सेस है, कहाँ से किसका ओरिजिन वगैरह टोटल चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, तो देख लेना एक बार अगर नहीं देखा है तो आपने। उसके बाद ये जो पासिस हैं, ठीक है, ये जो पासिस हैं ऐसा नहीं है सिर्फ मणिपुर के अंदर है, टोटल जो है 22 हैं और अलग अलग स्टेट के अंदर 10 गेट है टोटल। देखो 5 मणिपुर जो है 10 गेट है मणिपुर के अंदर, 5 है मिजोरम के अंदर, नागालैंड में भी है और अरुणाचल प्रदेश में भी, ठीक है। देखो ये देखो बॉर्डर, देखो बॉर्डर की म्यांमार के बॉर्डर हमारे इंडियन कौन कौन से स्टेट के साथ लग रहे हैं। देखो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखा करो, ये हमारा मिजोरम हो गया, ये बॉर्डर लग रहा है म्यांमार के साथ, ये हो रहा हमारा मणिपुर हो गया, बॉर्डर लग रहा है, ये हमारा नागालैंड हो गया, बॉर्डर लग रहा है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, बॉर्डर लग रहा है, ठीक है। और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है इसके बॉर्डर 3 स्टेट के साथ लगते हैं। एक तो हो गया हमारा ये भूटान, एक हमारा हो गया ये चाइना, एक हमारा हो गया ये म्यांमार, और बाकी तो नीचे हमारा इंडिया है ही, ये तो इंडिया का पार्ट ही है वैसे तो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, म्यांमार के साथ किस किस के बॉर्डर लगते हैं, 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट के बॉर्डर लगते हैं। असम का लगता है, नहीं लगता। असम का बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ, नहीं लगता, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या,
फ्री मूवमेंट रिजिम। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। फ्री मूवमेंट रिजिम तो देख लिया, हिस्ट्री जो है बेसिकली ये जो हमारी ट्रिटी हुई थी म्यांमार के साथ, जानबो जो 1826 में हमारे अंग्रेजों ने इंडिया म्यांमार की जो बाउंड्री डिसाइड करी थी अंडर दिस ट्रिटी, ट्रिटी ऑफ जानबो, ठीक है। किस किस ने करी थी? एक तो हमारे कैंपबेल थे, जनरल सर आर्चबेल्ट कैंपबेल, और उनकी साइड से कौन था? मिनहाल क्या हिंद, ठीक है, मिनहाल क्या हिंद ब्रह्मीज थे, ठीक है। ये इट एंडेड द फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर, ठीक है, जो हमारी इंडिया और बर्मा के बीच में वॉर हुई थी, उसको इस ट्रीटी ने, ट्रीटी ऑफ जानबो 1826 ने इसको एंड कर दिया था। तो इस ट्रीटी को थोड़ा सा याद रखना, इसी से बॉर्डर बनते हैं। ऑल्थो ये जो है अंग्रेजों ने और हमारे म्यांमार ने बॉर्डर तो क्रिएट कर दिया था, लेकिन बॉर्डर क्रिएट करने के लिए के बाद भी जो हमारी एथनिसिटी थी उसको तो वो डिवाइड नहीं कर सकते ना। आधे जो लोग थे फैमिली के उधर चले गए, आधे लोग इधर आ गए। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि कुकी जिन मीज़ो कम्युनिटी जो है यहाँ पे बॉर्डर के आसपास थोड़ी सी रहती है, बस यही चीज़ यहाँ पे है, और सारी चीज़ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया जो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एकदम अलग, ठीक है। जो भी अभी डिस्कस कर रहा है उसमें से कुछ भी नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बिना सर्च मारे इसका आंसर करने की कोशिश करो, बिना सर्च मारे। देखो पता है तुम्हें नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, CAPF में नहीं किसी और पेपर में आया था, लेकिन प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेशन प्रघाट, ठीक है। अभी हमने देखा था ऊपर बांग्लादेश वाला स्टेबिलिटी चल रही है, इंस्टेबिलिटी। क्यों हमारी नेबरिंग कंट्री में जब भी इंस्टेबिलिटी होती है हम वरीड करते हैं? क्योंकि हमें पता है वो जो इंस्टेबिलिटी है वो हमारी इंडिया के अंदर भी आएगी। इसलिए जो है इंडिया हमेशा जो है चाहता है कि उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पे हमेशा शांति रहे, ठीक है। लेकिन रह नहीं पाती, कभी श्रीलंका में कुछ इशू चलता है, कभी पाकिस्तान में तो चलता ही रहता है, फिर हमारा बांग्लादेश हो गया, ये भी अभी डिस्टर्ब चल रहा है, म्यांमार में फिर वो मिलिट्री रूल चल रहा है। तो यहाँ पे अभी बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो गया था, वहाँ की जो खुद की प्राइम शेख हसीना जी है वहाँ से उनको जान बचा के भागनी पड़ी। तो हमने देखा था वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं। तो उसके जो अब वहाँ से जो बॉर्डर पार कर करके जो हमारे यहाँ पे रेफ्यूजीज़ वगैरह भी आ रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स भी आ रहे हैं, वो सारा जो इशू है वो प्रेशराइज तो हो रहा है। इसके साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, टेररिज्म की प्रॉब्लम बढ़ रही है, और वही यहाँ पे बता रखा है कि जो हमारा ऑपरेशन प्रघाट के अंदर जो है अब्दुल सलाम अली जो है ऑपरेटिव है किसके? अंसारुल्लाह बांग्ला टीम और जमात उल मुजाहिदीन, बेसिकली इसको अरेस्ट करा है हमारी असम की पुलिस ने, ठीक है। असम पुलिस ने अरेस्ट करा है, कहाँ पे? चेन्नई के अंदर इनको, अब्दुल सलाम अली को, ठीक है। ये बेसिकली टेरर ग्रुप के ये मेंबर्स है, ठीक है, टेररिस्ट। और ये जो ऐसा नहीं है कि ये जो इनको अरेस्ट करा है ये पहला ही था, ये 14वां मेंबर है। तो देखो धीरे धीरे जो है यहाँ पे टेरर फैलाने के जो है वो चल रहे हैं, टेरर फैलाने के क्या चल रहे हैं, प्लानिंग चल रही है इंडिया के अंदर। इसलिए जो है ये यहाँ पे 14वां मेंबर यहाँ पे अरेस्ट करा हमारी जो है STF फोर्स ने, ठीक है। तो यही इशू जो है जनरेट होते हैं, किसकी वजह से जनरेट होते हैं? इनस्टेबिलिटी की वजह से नेबरिंग कंट्री के अंदर। इसीलिए जो है इंडिया हमेशा वरीड करता है, अपने बॉर्डर्स को टाइट कर लेता है, डिफरेंट एक्ट्स लेके आता है, लेकिन जो हमारे लिबरलिस्ट हैं वो सोचते हैं कि हमें कंट्रोल करने के लिए लेके आए हैं, लेकिन चलो जो भी है। तो ऑपरेशन प्रघाट इसीलिए चलाया गया, ठीक है। चलो समझ आ गया होगा तुम्हें, जो ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो इनके मेंबर वगैरह हैं इनको रोकने के लिए हमने चलाया ऑपरेशन प्रघाट। तो थोड़ा सा इसको याद रखना ऑपरेशन प्रघाट को। ऑल्थो ये जो ऑपरेशन प्रघाट है इसके आने के चांसेस बहुत कम है, आ सकता है लेकिन आने के चांसेस कम है पेपर 1 के अंदर। लेकिन ये जो फोल्डर पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दिया था मैंने। ये जो फोल्डर पॉइंट्स है ये आप अपनी एस्से राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो। कौन से एस्से के अंदर? नेशनल सिक्योरिटी के अंदर, इंडिया के अंदर इंस्टेबिलिटी होती है, ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, कि क्या क्या इशू जनरेट होते हैं, उसके अंदर हम ये जो सारे जो फोल्डर पॉइंट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे होंगे उसको नोट्स बना लेना इसके, ठीक है। अपने जो ये टॉपिक्स हैं नेशनल सिक्योरिटी का, बॉर्डर मैनेजमेंट का, उसके अंदर ये लिख लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं अभी इंडिया के अंदर, ठीक है। रीज़न क्या है? अपने नेबरिंग कंट्री, इंस्टेबिलिटी, या फिर इंडिया बांग्लादेश का आ जाए तो भी लिख सकते हो इस पॉइंट को कि क्या क्या होता है नेबरिंग कंट्री के अगर रिलेशन अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो यही सारा था, सारा कुछ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और ये जो हमारा ये कल वाला और आज वाला ये जो आर्ग्यूमेंट राइटिंग थी ये अभी अपनी वेबसाइट पे जो है अपलोड हो जाएगी, शायद अपलोड भी हो गई होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला एक बार लिखने का ट्राई करना, अगर लिखना ही पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिख पा रहे हो, क्योंकि
हम जो है इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है कि एकदम टॉपिक दो और एकदम लिख देंगे, ठीक है। जो एक्सपर्ट है बच्चे बहुत अच्छी बात है, जो एक्सपर्ट नहीं है उनको एक्सपर्ट बनना है। कैसे कि हमें लर्न करना है। पहले कैसे लर्न करेंगे, तो देखो ये himantra.com है, जस्ट क्लिक करो। क्लिक करने के बाद हमारा खुलेगा वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट खुलने के बाद अब सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल अपना ये जो आपका पोर्टल बना रखा है इस पे जाओ। CAPF के अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है CAPF की प्रिपरेशन के लिए। ऐसे कंटेंट के अंदर गए, आर्गूमेंट राइटिंग के अंदर गए, ठीक है। यहाँ पे जितने भी न्यूज़पेपर के अंदर आर्गूमेंट्स आ रखे हैं सारे यहाँ पे दे रखे हैं, और अभी कल वाला और आज वाला भी अभी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो, और बहुत ही शानदार उसमें दे रखे हैं, बहुत ही प्लेन लैंग्वेज में दे रखे हैं। इतना इतना ज़्यादा अच्छा वो दे रखा है कंटेंट कि आपको कहीं और मिलेगा ही नहीं। एक बार ट्राई करना है इसको पढ़ने का, कुछ जाता तो है नहीं आपका। देखो 5 स्टार रेटिंग भी मिल रखी है इसको, तो थोड़ा सा इसको पढ़ने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें समझ आएगी। ये कंटेंट जो है ये ऐसे राइटिंग के अंदर भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो बस यही था आज की डिस्कशन के अंदर। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।